Dear student, welcome to online study classes. Subject MAPS 109, Theory of International Politics. Unit 16, Foreign Policy of China. I am Kamna Yadav, Assistant Professor UPRTOU. तो सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्य। चीन की विदेश नीति के उद्देश्य क्या है इसमें। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप चीन की विदेश नीति की विभिन्न अवस्थाएं, लक्ष्य, परिप्रेक्ष्य से अवगत हो सकेंगे। चीन का विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ संबंधों का आकलन कर सकेंगे। दक्षिण एशिया में चीन की भूमिका से परिचित हो पाएंगे। चीन की विदेश नीति की आलोचना, उपलब्धियां एवं मूल्यांकन कर सकेंगे। तो चीन के लक्ष्य, परिप्रेक्ष्य, उद्देश्य और उनका अन्य देशों के साथ किस प्रकार से संबंध है, उनका मूल्यांकन, आलोचना, ये सब चीज़ जो है इसके अध्ययन के उपरांत आप कर सकेंगे। इसके बाद देखते हैं हम प्रस्तावना। प्रस्तावना में अक्टूबर 1949 को साम्यवादी चीन की स्थापना के उपरांत 30 दिसंबर 1949 को उसे मान्यता प्रदान करने वाला वर्मा, म्यांमार के बाद भारत दूसरा गैर साम्यवादी देश था। चियांग काई शेक और राष्ट्रवादी दल चीन के गृह युद्ध में साम्यवादियों के हाथों बुरी तरह पराजित हुआ। अमेरिका ने चियांग काई शेक के शासन को वर्षों तक भरपूर सहायता दी, लेकिन माओ से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सेना ने अमेरिका की मनोकामना पूरी होने नहीं दी। चियांग काई शेक ने भागकर फार्मोसा द्वीप में निर्वासित सरकार स्थापित कर ली। अमेरिका और यूएन ने इसको मान्यता दिया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फार्मोसा सरकार के स्थान पर जनवादी साम्यवादी चीन की सरकार को वैधानिक मान्यता प्रदान की। साथ ही चीन की संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया और सुरक्षा परिषद में उसे स्थायी सदस्यता भी प्राप्त हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाइना का जब उद्भव हुआ, उद्भव से तात्पर्य ये है कि चाइना का उद्भव मतलब कि जब आज़ाद हो गया था, मतलब कि ढेर सारे देश जैसे भारत, चाइना और बहुत से देश गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। और इसके बाद अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होने के बाद जब चाइना का उदय होता है तो चाइना अपनी जो है अपनी अलग से पॉलिसी स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इसके हम जो है पहले की भूमिका को हम देखने का प्रयास करते हैं। चाइना एक जो कि बहुत विस्तृत और विस्तारवादी नीति का समर्थक है। चाइना में जब सरकार चियांग काई शेक की थी तो उस समय जनता को ये महसूस हुआ कि हम जो है बहुत शोषित हो रहे हैं। तो माओ से तुंग जो कि कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर के उन्होंने वहाँ पे क्रांति कर दी। क्रांति करने के उपरांत साम्यवादी सरकार की स्थापना किया। साम्यवादी सरकार की स्थापना करने के बाद जब चियांग काई शेक को वहाँ से निर्वासित कर दिया गया तो चियांग काई शेक वहीं से पास में वहीं पे एक द्वीप है फार्मोसा द्वीप, तो फार्मोसा द्वीप में जाकर के वहाँ बस गए और अपनी जो बची कुची सेना और अपने समर्थकों को लेकर के वहाँ पे एक छोटी सी सरकार चला रहे थे। वहीं से ही चाइना को जो है रेगुलेट कर रहे थे, चाइना का शासन संचालित कर रहे थे। तो फार्मोसा द्वीप पर जो शासन संचालित हो रही थी चियांग काई शेक की, इसको अमेरिका ने भी समर्थन दे रखा था, यूएन ने भी समर्थन दे रखा था। इसके बाद अमेरिका ने चियांग काई शेक की शासन के स्थान पर माओ से तुंग की सरकार को जो है मान्यता प्रदान किया और साम्यवादी सरकार की स्थापना जो है हो गई। साम्यवादी सरकार की जो है मान्यता उनको मिल गई। साम्यवादी का मतलब होता है साम्यवाद, समाजवाद, इन सब का आशय है जिसे कि व्यक्ति को अपनी मेहनत के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार काम प्राप्त होना और जो है अपनी योग्यता काम के अनुसार वेतन प्राप्त होना,
मतलब कि स्थायी गारंटी, सरकारी नौकरियां, हर क्षेत्र में सरकारी नौकरी प्रदान की जाती थी। साम्यवादी का जो है यही नारा था, साम्यवादियों का यही नारा था। जैसे कि ऑफिस में और दुकान है, खेत है, उद्योग धंधों में सभी जगह सरकारी नौकरियां ही प्रदान की जाती हैं। चाइना में ऐसा सिस्टम है। साम्यवादी का जो रूल है तो ऐसा ही है। इसके बाद हम देखते हैं जब अमेरिका ने, यूएन ने साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान कर दिया, इसके बाद चीन को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की मान्यता प्रदान कर दी गई। अब देखते हैं चीन की विदेश नीति के लक्ष्य। चीन की विदेश नीति के लक्ष्य कौन कौन से हैं? चीन गणराज्य की विदेश नीति का उद्देश्य देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता एवं प्रादेशिक सम्मान की रक्षा करना, स्थायी विश्व की शांति को सुरक्षित रखना, विभिन्न राज्यों में मैत्रीपूर्ण सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा आक्रमण या युद्ध की साम्राज्यवादी नीति का विरोध करना है। चीनी गणराज्य विदेशों में बसने वाले चीनियों के उचित अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए भरसक प्रयास करेगा। 1 अक्टूबर 1949 को चीन ने विदेश नीति के निम्नलिखित लक्ष्य घोषित किए थे। क्या क्या लक्ष्य घोषित किए थे हम देखते हैं। चीन की स्वतंत्रता, अखंडता की रक्षा करना, मतलब चीन का जो है यह लक्ष्य, उद्देश्य जो कि सभी राष्ट्रों का उद्देश्य यही होता है कि अपने देश की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करना, जो कि चाइना ने भी यही उद्देश्य को जो है लक्ष्य घोषित किया। अगला देखते हैं, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए उन सभी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना जो चीन से अलग हो चुके थे, जो चीन की नीतियों से नाराज थे, अलग हो चुके थे। चाइना उनको भी अपने में मिलाना चाहता था, क्योंकि 2 बड़ी महाशक्तियां, 2 गुटों में जो है पूरा विश्व बटा हुआ था, एक पूंजीवादी और एक जो है रूस साम्यवादी। तो इन गुटों से अलग एक जो है तृतीय विश्व के देशों को अमेरिका साधना चाहता था और जो है अपने को मजबूत करना चाहता था। इसलिए जो अन्य देश हैं, विकासशील देश हैं, तो उनका नेता बनना चाहता था खुद, और जो है उनका समर्थन प्राप्त करना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं साम्राज्यवादी और विशेषतः अमेरिका के विरुद्ध संघर्ष में साम्यवादी देशों का साथ देना। तो साम्राज्यवादी अपनी जो है नीति को विस्तार देना है। साम्यवादी और साम्राज्यवाद का जो विस्तार देना था, चाइना की नीति थी। प्रवासी चीनियों के हितों, अधिकारों की रक्षा करना। प्रवासी का मतलब अपने देश के नागरिक जो दूसरे देशों में काम करने के उद्देश्य से गए हैं, वहीं बस गए हैं, तो उनके हितों, अधिकारों की रक्षा करना चीन का जो है ये भी लक्ष्य उसने घोषित किया। चीनी विदेश नीति के साधन। अब चीनी विदेश नीति के जो लक्ष्य हैं उसको जो है प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन हैं, चाइना ने कौन कौन से जो है साधन अपनाए। जैसे चीन विस्तारवाद और साम्राज्यवाद का समर्थक रहा है। जिस किसी भी भूभाग पर उसका कभी अस्थायी या नाम मात्र भी अधिकार था, तो उस पे जो है अपना अधिकार मानता है, उसे वर्तमान में खोया हुआ भाग मानता है। युद्ध, हिंसा, लंबे संघर्ष की खोज, साम्यवादी प्रचार, सैनिक सहायता कार्यक्रम, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, दोहरी नीति व आर्थिक सहायता की चीनी विदेश नीति के प्रमुख साधन हैं। तो चीन जो है विस्तारवादी नीति का जो है समर्थक रहा है। अगर किसी भी देश के भूभाग क्षेत्र में उसने अस्थायी रूप से वहाँ पे जो है अपना आधिपत्य जमाया था, तो वर्तमान में वहाँ पे अपना भूभाग समझता है। जैसे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश, तो भारत में अरुणाचल प्रदेश पे दावा वो इस आधार पर करता है क्योंकि उसका कहना है कि जैसे हमारे देश के लोग रंग रूप आदि से जो मिलते जुलते हैं, अरुणाचल प्रदेश के लोग भी उसी तरह से रंग रूप आदि से मिलते जुलते हैं। इसलिए उनकी कल्चर और अरुणाचल प्रदेश, हमारे भारत के जो अरुणाचल प्रदेश में जो उन लोगों के कल्चर हैं, उन लोगों का शकल, सूरत, रंग रूप एक जैसा है। तो इस आधार पर हम जो है वो दावा ठोकने का हमारे ऊपर प्रयास करता है।
जबकि ये सरासर गलत है। रंग रूप आज तो समानता हो सकती है, लेकिन अगर हमारे भूभाग में, हमारे अधिकार क्षेत्र में कोई यदि प्रदेश है तो वह हमारे भूभाग का ही वह अंग है, वह किसी और देश का अंग नहीं हो सकता है। इसी आधार पर नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हमारा देश संप्रभु है, प्रत्येक देश संप्रभु है, और अपने संप्रभुता की रक्षा करना प्रत्येक देश का कर्तव्य है। अगर हमारे देश में कोई इस प्रकार से दावा ठोकेगा या कोई भी देश किसी देश पर अगर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है तो ये सरासर गलत होगा, और जो है इसको जो है कभी इसको मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। अगला है चीन के अन्य देशों के साथ संबंध। चीन के अन्य देशों के साथ किस प्रकार से संबंध है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। प्रारंभ में अमेरिका नवोदित चीन को न केवल मान्यता देने से इनकार कर दिया था, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश के विरुद्ध भी मोर्चाबंदी की। तो जब उसने जो है चाइना ने अपना अस्तित्व बनाना शुरू किया था, और तब उस टाइम अमेरिका ने उसको जो है मान्यता प्रदान नहीं किया था। मार्क्सवादी समर्थक जो कि माओ से तुंग थे, उन्होंने अपनी साम्यवादी सरकार की स्थापना किया था, तो उसको अमेरिका ने मान्यता प्रदान उस समय नहीं दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश करने के लिए अमेरिका ने जो है गुटबंदी भी किया था, और जो है चाइना का पुरजोर तरीके से विरोध भी किया था। इसके बाद हम देखते हैं 1950 के दशक में हिंद चीन के प्रश्न पर अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण भी दोनों देशों के बीच कटुता बढ़ गई थी। तो हिंद और चीन, हिंद मतलब भारत और चीन, जब भारत पर चाइना ने आक्रमण कर दिया था तो अमेरिका इस बात से नाराज हुआ था, और जो है अमेरिका और चाइना के बीच कटुता बढ़ गई थी। 1962 में क्यूबा संकट के समय चीन द्वारा अमेरिका के विरुद्ध भारी विषमन किया गया। 1962 में ही अमेरिका ने चीन आक्रमण के विरुद्ध भारत को जो प्रभावशाली सैनिक सहायता भेजी, उससे भी चीन के आक्रोश में वृद्धि हुई। तो भारत को जो है सैनिक सहायता प्रदान किया था अमेरिका ने, जब चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। उस समय भारत को जो है सैन्य, आर्थिक, हर प्रकार की सहायता अमेरिका ने पहुंचाई थी। इस बात को लेकर के अमेरिका से चाइना नाराज हो गया था। आगे हम देखते हैं रिचर्ड निक्सन 1969 में अमेरिकी राष्ट्रपति बने। उन्होंने चीन से सामान्य संबंध स्थापित करने की दिशा में विशेष प्रयत्न किए। संबंध सुधारने हेतु दोनों देशों के बीच पिंग पोंग कूटनीति का सूत्रपात हुआ। अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार, यात्रा, जहाज रानी संबंधी कानूनी रुकावटों में भी ढील दे दी थी। जो भी कड़े कानून बनाए गए थे और चाइना और अमेरिका के बीच जो भी चीज़ें कड़वाहट थी, उनको जो है समाप्त करने की दिशा में रिचर्ड निक्सन ने भरपूर प्रयास किया, और जो है संबंधों में जो है सुधार करने का भरपूर प्रयास किया था। इसके बाद 1972 में राष्ट्रपति निक्सन पीकिंग पहुंचे। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ संपर्क कार्यालय खोलने का निश्चय किया। इन कार्यालयों को दूतावासों की संज्ञा दी गई। बिल क्लिंटन के कार्यकाल में चीन तथा अमेरिका के संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति देखी गई। मतलब बिल क्लिंटन के संबंध के समय में चाइना और अमेरिका के बीच कभी संबंध अच्छे रहे, कभी जो है कटुतापूर्ण रहे, और जो है इस प्रकार से ढुलमुल रवैया अपनाया गया। मतलब ना बहुत ज़्यादा कटु थे, ना बहुत अच्छे थे, लेकिन हाँ धीरे धीरे संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया। इसके बाद चीन की स्थापना के बाद चीन सोवियत मैत्री तेजी से विकसित हुई। जब चीन का जो है विकास हुआ, तब सोवियत संघ ने चीन को बढ़ावा दिया, क्योंकि इस आधार पर, क्योंकि सोवियत संघ में अर्थात रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो साम्यवादी सरकार मतलब कि वैसे ही सरकार चाइना में भी स्थापित की गई थी, इसलिए रूस ने चाइना को पूर्णतः समर्थन दिया था। कुछ वर्षों बाद दोनों देशों के बीच साम्यवादी शिविर के नेतृत्व को लेकर स्पर्धा तथा संघर्ष प्रारंभ हो गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का उदय हुआ। जैसे ही दोनों देशों में इतनी प्रगाढ़ मित्रता स्थापित हुई, उसी प्रकार से उतनी ही तेजी से कटुता भी स्थापित
होने लगी, क्योंकि दोनों देश साम्यवादी नेता बनना चाहते थे और लीडरशिप अपनी अपनी स्थापित करना चाहते थे पूरे विश्व में कि हम लीडर बनेंगे। सोवियत संघ का मानना था हम लीडर रहेंगे, चाइना का मानना था हम लीडर रहेंगे। तो इसीलिए दोनों देशों में क्या हो गया, आपसी टकराव, कड़वाहट, प्रतिद्वंदिता बढ़ती गई और जो है दोनों देशों के बीच कड़वाहट और संबंध अच्छे नहीं रहे। मतलब कि प्रतिस्पर्धा दोनों के बीच होने लगी कि अपने आप को एकदम शक्तिशाली, मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करने लगे थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिसंबर 2002 में चीन की यात्रा की। इस यात्रा में पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन एवं अन्य नेताओं ने महत्वपूर्ण द्विपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा हुई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 2002 में जो चाइना की यात्रा की और फिर इसके बाद द्विपक्षीय वार्ताएं प्रारंभ हुई। तो हर क्षेत्र में सहयोग का जो एक वादा किया गया, समझौते किए गए और ढेर सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करने का जो है प्रयास किया गया, प्रयत्न किया गया और आपसी संबंधों को सुदृढ़ करने का मजबूत। अगला है, देखते हैं, चीन ने साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद के विरोध का जो जोर शोर से नारा लगाकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के पराधीन राष्ट्रों की जनता का समर्थन प्राप्त करने की नीति का सहारा लिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब दो गुट में पूरा विश्व बटा हुआ था, पूंजीवाद और साम्यवाद, तो पूंजीवाद, साम्यवाद दोनों गुटों से अलग तृतीय विश्व के देश, जो विकासशील देश हैं, उनके जो है उनकी और समर्थन प्राप्त करते हुए उनकी पीड़ाओं को जो है दूर करने का प्रयास करने के लिए और छोटे भाई की तरह अमेरिका उनको मानता था। विकासशील देशों के लोगों को, विकासशील देशों को अपने साथ समर्थन जुटाना उसने प्रारंभ कर दिया और उनको हर संभव सहायता प्रदान करता था और उस अन्य विकासशील देशों को जो है अपनी ओर समर्थन प्राप्त करने का पूरा प्रयास करने लगा था। चीन ने एशिया तथा अफ्रीका के मुक्ति आंदोलनों का समर्थन करते हुए उन्हें सैनिक, आर्थिक तथा राजनयिक समर्थन प्राप्त किया था। तो उन्होंने सैनिक, आर्थिक, राजनयिक समर्थन जो है जुटाने का चाइना ने प्रयास किया था। विश्व के द्विध्रुव विभाजन के युग में चीन अपने को तृतीय विश्व के राष्ट्रों में ही मानता रहा, इसलिए चीन ने हमेशा तृतीय विश्व के देशों के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दी। तृतीय विश्व का आशय एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से है। तो तृतीय विश्व के जो देश हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ऐसे जो देश हैं, तो उनका खुद को लीडर मानता है, क्योंकि जो है विश्व मंचों पर बहुत से जो ट्रेड, व्यापार, IMF, वर्ल्ड बैंक, जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे सुरक्षा और विकासशील देशों को जो भी सब्सिडीज वगैरह की जो मुहैया कराने की जब बात उठती है, तो पुरजोर तरीके से विकासशील देशों की जो है अपनी मांग को बड़े बड़े मंचों पर रखता है चाइना विकासशील देशों का जो है बहुत बड़ा लीडर अपने आप को मानता है, नेता मानता है। तो चाइना हमेशा जो है विकासशील देशों को छोटे भाई के रूप में जो है मानता है। तृतीय विश्व के संबंध में चीन की प्रमुख नीतियां। तो तृतीय विश्व के संबंध में चीन की कौन कौन सी नीतियां हैं, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। चीन ने साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद का विरोध जोर शोर से नारा लगाकर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका पराधीन राष्ट्रों की जनता का समर्थन प्राप्त करने का सहारा लिया। इसने इन पराधीन राष्ट्रों की जनता के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया है। इस तरह से उसने तृतीय विश्व में अपने आप को स्वतंत्रता के मसीहा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। तो चाइना ने जो तृतीय विश्व के देश हैं यानी विकासशील देश, उनकी स्वतंत्रता का जो है उसने पूरी तरीके से समर्थन किया है और उनके जो है शोषण, पीड़ाओं को जो है बड़े मंचों पर उठाया है और उनको जो भी सब्सिडी वगैरह की जो भी ज़रूरत पड़ती है तो अमेरिका बड़े बड़े मंचों में इस बात को उठाता है। चीन ने तृतीय विश्व में रह रहे प्रवासी चीनियों के हितों की रक्षा करने की नीति का भी सर्वोच्च प्राथमिकता दिया है। जो चीन के नागरिक हैं, विदेशों में रह रहे हैं और अपनी जो
कार्य में लगे हुए हैं, विभिन्न कार्य क्षेत्रों में लगे हुए हैं, उनके अधिकारों की भी रक्षा करने के लिए अमेरिका हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा जो है इस बात को जो है जोर शोर तरीके से उठाता है। चीन ने अमेरिका के विरुद्ध लोहा लेने वाले राष्ट्रों उत्तरी कोरिया, उत्तरी ईसा, वियतनाम तथा क्यूबा का पूर्ण समर्थन करके इन देशों में साम्यवादी सत्ताओं को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका का निर्वाह किया है। तो चीन ने जो अमेरिका से जो मोर्चा ले रहे थे, जैसे कि उत्तरी ईसा है, उत्तर कोरिया है, चीन से जो भी देश साम्यवादी देश मोर्चा लेने के तत्पर हैं, जैसे कि उत्तरी ईसा, उत्तर कोरिया, तो उनका हमेशा चाइना समर्थन किया है, क्योंकि वह चाहता है कि साम्यवादी ताकतें हमेशा वृद्धि में रहें, हमेशा आगे रहें और पूंजीवाद को हमेशा डोमिनेट करें और नीचा दिखाएं। इस वजह से चाइना ने जो भी अमेरिका के खिलाफ है उनको जो है बढ़ावा देता है, चाइना ने हमेशा बढ़ावा देने का प्रयास किया है। अब देखते हैं भारत चीन के संबंध। भारत चीन के संबंध किस प्रकार के हैं देखने का प्रयास करते हैं। ऐतिहासिक रूप से प्राचीन काल में भारत व चीन की प्रमुख सभ्यताएं रही हैं। भारत और चीन की अपनी अपनी प्रमुख सभ्यताएं रही हैं जो आपसी सहअस्तित्व के आधार पर स्थापित थी। बाद के साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से दोनों के बीच सहयोगात्मक संपर्क नहीं रहे। बाद में चाइना ने साम्राज्यवादी नीति को जो है अपनाना प्रारंभ कर दिया और अतिक्रमण करना शुरू कर दिया भारत पर, तो भारत के साथ चाइना के संबंध थोड़े कटु होने शुरू हो गए थे। भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत चीन के मधुर संबंध बने और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, चीन से बहुत अच्छे संबंध रखने का प्रयत्न किए और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया था उन्होंने। इसके बाद भारत के साथ चाइना के बहुत अच्छे संबंध बन गए थे। फिर 1959 में तिब्बत के प्रश्न पर कड़वाहट हुई। 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण करके भारत चीन संबंधों में कड़वाहट पैदा कर दी। तो जैसे ही भारत पर 1962 में चीन ने आक्रमण कर दिया, तो जो हमारा भाई भाई का नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई, तो उन संबंधों में कड़वाहट आए और जो है अच्छे हमारे जो संबंध थे उनमें जो है खराबी पैदा हो गई। भारत और चाइना के संबंध अच्छे नहीं रहे। कई दशकों तक भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं रहे, क्योंकि भारत चीन पर विश्वास करना बंद कर दिया था। क्योंकि कोई भी देश अगर किसी देश पर आक्रमण कर देता है तो उस पर जो है उस पर से उसका विश्वास उठ जाता है, विश्वास खो जाता है। यही भारत के साथ हुआ। इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में कई उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। 1980 के बाद भारत चीन संबंधों में सुधार का क्रम प्रारंभ हुआ, जो वर्तमान में भी जारी है। भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव चीन की यात्रा ने नए वातावरण को जन्म दिया। 2003 में दोनों देशों के बीच संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। लगातार भारत के प्रधानमंत्री जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि राजीव गांधी थे, इन्होंने जो है चाइना में अपना दौरा किया और चाइना से वार्तालाप करके भारत और चीन के संबंधों को जो है सुधारने का 2003 में भरसक प्रयास किया गया। 2003 में ढेर सारे संधियां, समझौते आदि पर जो है हस्ताक्षर करने का प्रयास किया गया। 2003 में दोनों देशों के बीच संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधी आदान प्रदान बढ़ाया जाए, द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहन करने का प्रयास किया गया। दोनों राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग करने की धमकी नहीं देंगे। तो घोषणा पत्र में यही सब चीज़ें जो है जारी करने का प्रयास किया गया कि एक दूसरे के देशों को हम जो है आक्रमण करने की धमकी नहीं देंगे। दोनों देशों के बीच 2006 में व्यापार के लिए नाथुला दर्रा को खोल दिया गया। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, संचार, कला अनुसंधान एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में आदान प्रदान हेतु समझौता हुआ। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय व्यापार एवं रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था। वर्तमान सरकार में श्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री वर्तमान में है, पादकास्ट भारत की चीन संबंधों पर बातचीत की उन्होंने।
भारत चीन संबंधों की मजबूत बनाने पर जोर दिया। 2020 में जो डोकलाम की घटना हुई थी, जिसमें कि भारतीय सैनिक ढेर सारे मारे गए थे चाइना के द्वारा, तो भारत और चाइना में बहुत ज़्यादा कड़वाहट की स्थिति आ गई थी। इसके बाद लगातार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वर्तमान समय में अभी भी अग्रसर हैं, ताकि हम लोग हमारे और चाइना के हम देशों के बीच जो संबंध हैं कटु हैं, तो इनको जो है लगातार सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। भारत चीन संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। और जो डोकलाम की घटना हो गई थी 2020 में, उसके बाद घटना के बाद दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध बहाली पर विशेष तरीके से जोर देने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखते हैं सारांश। अक्टूबर 1949 को साम्यवादी चीन की स्थापना हुई। उसको मान्यता प्रदान करने वाला भारत देश दूसरा गैर साम्यवादी देश था। चीन ने अपने विदेश नीति के उद्देश्यों में चीन की स्वतंत्रता एवं अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अमेरिका, साम्राज्यवादी देश का विरोध, प्रवासियों चीनियों की रक्षा करना, चीन की विदेश नीति की सफलताओं में एक साम्यवादी राष्ट्र बने रहना, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करना, वर्तमान में पूंजी निवेश का केंद्र होना आदि। वर्तमान में भारत चीन के मधुर संबंध बन रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत और चाइना के संबंध जो है, पहले कड़वाहट पैदा हुई, धीरे धीरे करके भारत और चाइना के संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। और जैसे कि अमेरिका और चाइना, अमेरिका पूंजीवादी गुट का नेता है और ये चाइना साम्यवाद का जो है समर्थक है, तो इन दोनों में कंट्राडिक्शन, विरोधाभास होना लाजमी है। लेकिन अपने अपने देशों के हितों को ध्यान में रख करके हम अपने देशों को अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, जो कि चाइना भी इसी प्रकार कर रहा है। चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, चाहे भारत हो, चाहे बहुत ढेर सारे देश हों, सभी देशों से संबंध अच्छे बनाने का प्रयत्न कर रहा है। क्योंकि अच्छे संबंध होंगे तो हमारे ट्रेड, व्यापार, निवेश, इन्वेस्टमेंट, अंतरिक्ष विज्ञान हर क्षेत्र में इसको वृद्धि मिलेगी और हमारा देश मजबूत होगा। सभी देश यही चाहते हैं कि अन्य देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे तो ट्रेड, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और बढ़ावा मिलेगा तो देश को जो है मजबूती मिलेगी। इसी आधार पर जो है चाइना की रणनीति रही है और चाइना हमेशा जो है विस्तारवादी नीति रही है, जो कि इसका भारत हमेशा से विरोध करता रहा है। और कुछ मुद्दों को छोड़ करके जैसे ट्रेड, व्यापार आदि में हमारे चाइना के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। और जो कि राजनीतिक मुद्दे हैं, जैसे ज़मीनी विवाद है, इन सब चीज़ों को जो है दरकिनार करते हुए हम जो है अपने संबंधों को, चाइना अपने संबंधों को अन्य देशों के साथ अच्छे रखना चाहता है। क्योंकि ट्रेड, व्यापार आदि को बढ़ावा मिलेगा तो जो है देश को जो है मजबूती प्रदान होगी और देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, जो कि चाइना इस बात पे जो है लगातार प्रयास कर रहा है। इसके बाद थैंक यू सो मच।